हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग 30 जनवरी का पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि आपका शिफ्ट 1 में पूछा था। इसमें हम लोग टोटल अभी सिर्फ 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसीलिए आपका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बाकी बचे 15 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। एंड हम ऐसा आज इसलिए कर रहे हैं इस लेक्चर में फ्रेंड्स, बिकॉज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बोलने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए 40 से 50 मिनट का वीडियो एक बार में बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम पार्ट वाइज पार्ट करके आपको दे जाएंगे वीडियो। पहली बात। दूसरी बात, हम एक इन्फॉर्मेशन आप सबसे डिस्कस करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे एक जनरल क्वेरी बार बार मेरे पास आ रहा है कि जैसे आपका जनवरी फरवरी का अटेम्प्ट में उतना अच्छा नंबर नहीं आया, तो क्या आप अप्रैल में अच्छा अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। तो मेरा आपसे बस बेसिक सजेशन यही है कि देखिए, अगर आप 27 जनवरी से लेके अभी तक हम 29 जनवरी का टोटल 4 पेपर सॉल्व करा चुके हैं इस साल का, और ये 5वां पेपर है, तो अभी तक का मेरा एनालिसिस ये कह रहा है, क्वेश्चंस को देख के हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बिकॉज फिजिक्स मैथ्स का हम पेपर देखे नहीं है। तो मेरा एनालिसिस यही कह रहा है कि अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी को करके जा रहे हैं, और हम ये एनालिसिस कैसे दे पा रहे हैं फ्रेंड्स, बिकॉज हम पीवाईक्यू के बेसिस पे कह रहे हैं, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए और उसके बेसिस पे जज कीजिए कि क्या आपका एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो पीवाईक्यू हमको ये मजबूर कह रहा है आपको कहने में कि एनसीईआरटी अच्छे से कीजिए। इस लेक्चर को भी जब हम सॉल्व कराएंगे तो प्रॉपर हम आपको रेफरेंस देंगे, जैसे पिछले लेक्चर्स में देते आ रहे थे। तो जनरल क्वेरी का आंसर यही है, हाँ आप कर सकते हैं, डेडिकेशन के साथ कीजिए, स्मार्ट वर्क भी कीजिए साथ साथ, एंड हार्ड वर्क तो करना ही करना है। एंड इन सब के साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, यानी पीवाईक्यू बनाइए और एनसीईआरटी अच्छे से रिवीजन कीजिए। बस यही एक जनरल चीज़ कहना था। रही बात, जब हम ये पूरा लेक्चर्स कवर कर देंगे अप टू 1 फरवरी का जो इस साल का हुआ है जेईई मेन का, तो हम उसके पहले ही कोशिश करेंगे कि थीमेटिक एनालिसिस पे भी एक वीडियो आपको दे दे, ताकि आपको सही में ये फील हो सके कि हाँ, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पीवाईक्यू का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन, ये प्रॉब्लम आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है, एंड दैट इज बेसिकली लैब पे है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे है। अगर आप इतना रिएक्शन देखेंगे तो आपको ये तो जरूर मालूम है, ये क्या है, एनिलीन दे रखा हुआ है और इसे डाइजोनियम सॉल्ट दे रखा हुआ है, तो हमें रिएजेंट मालूम होना पड़ेगा। और हम जानते हैं NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेते हैं, एंड टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। इसके प्रेजेंस में HNO2 बनाता है, और यही HNO2 इस NH2 को N2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट करता है। तो इतना पार्ट के बेसिस पे आप ऑप्शन 2 गलत कर सकते हैं, बट 3 और 4 को आप कैसे बताएंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो ये डाई बन रहा है, ये कुछ नहीं, आपको मालूम होना पड़ेगा। और वंस अगेन, ये एनसीईआरटी लैब मैनुअल में ये दे रखा हुआ है, आप देखिए, इसमें साफ साफ कह रखा है कि देखिए एनिलीन से कैसे डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। और आप देखिए ध्यान से, अगर OH यहाँ पर लगा है तो इसको कहते हैं बीटा नेप्थॉल, और अगर यहाँ लगा होता तो उसका कहते हैं अल्फा नेप्थॉल। तो देखिए बीटा नेप्थॉल के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो रेड डाई बना रहा है। तो बस इसमें वही बताना था, रेड डाई है ना। तो अब इसके लिए क्या है, ये तो जस्ट मालूम होना पड़ेगा ना कि इसके कारण रेड डाई हो रहा है, कि किसके कारण रेड डाई हो रहा है। तो जस्ट ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप ये पढ़ेंगे तो मालूम है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मालूम है। तो बस बीटा यानी ये अल्फा, ये बीटा, बीटा वाला आंसर सही है, फिनॉल नहीं हुआ, ये अल्फा हो गया गलत, एंड ये तो गलत ही है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो गया। और अगेन हम इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, आइए वंस अगेन एनसीईआरटी। देखिए सबसे पहले आपको हम एनसीईआरटी ले चलते हैं। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो देखिए जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो इसका एनर्जी को हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ डिटरमाइंड सोनली बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी हमें सिर्फ n के वैल्यू से मतलब है। तो इसीलिए अगर n का वैल्यू 1 है तो 1s ही पॉसिबल है, और n का वैल्यू 2 है तो 2s भी हो सकता है, 2p भी हो सकता है, लेकिन दोनों को एनर्जी सेम होगा। किसके केस में, हाइड्रोजन एटम यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में हो सकता है। उसी तरह n का वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो 3 में 3s भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 3d हो सकता है, बट अगेन ये सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करेगा, इसलिए इन तीनों का एनर्जी लेवल सेम होगा। अगर ऐसी बात है, अब आप आइए क्वेश्चन पे। इन हाइड्रोजन एटम द 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब डिजेनरेट क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके एनर्जी सेम होते हैं उन्हें हम डिजेनरेट कहेंगे। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम में 3s 3p एंड 3d आर डिजेनरेट। फिर से देखिए, 3p एंड 3d आर नॉट डिजेनरेट, फॉल्स हो गया। एंड द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल्स आर डिजेनरेट, ट्रू हो गया। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। अगेन एनसीईआरटी हेल्प किया कि नहीं किया,
हो सकता है आपको आगे क्वेश्चन पूछ सकता है वही मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या करते हैं, हम लोग n के साथ l को भी गिनते हैं, इसलिए n प्लस रूल काम करता है। एनसीईआरटी का फिगर भी देखिए 2.16 में बता रहा है, ये H एटम का केस है और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन का केस है। तो देखिए 2s2p का एनर्जी लेवल सेम है, 3s3p 3d का एनर्जी लेवल सेम है, बट इसमें देखिए मल्टी में 3s का अलग है, 3p का अलग है, 3d का अलग है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, ये देखिए बहुत बेसिक है, इसमें क्या ही बताया आपको। एलाइल का मतलब क्या होता है, इसके बगल वाला कार्बन sp3 वाला, और विनाइल का मतलब क्या होता है, ये वाला कार्बन sp2 वाला। तो बस ये कैसा एलाइल बोल रहा है, तो देखिए हाँ एलाइल पोजीशन पे क्लोरीन लगा, इसलिए एलाइल हाइलाइट ट्रू है। एंड सिंस ये यहाँ पर लगा रहा, अभी आपको हम बता ही दिए कि ये sp3 होता है, तो यहाँ क्या कह रहा है, ये sp2 होता है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। तो 1 इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, ऑप्शन 4। क्लियर? इस क्वेश्चन को अगर हम आपको बताएं, तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखे होंगे तो जहां हम बताए थे कि ट्रांजिशन मेटल में कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और ट्रिक के मेथड से हम बताए थे कि एग्जैक्टली आपको लाइक इस तरह से 3d1 4s2 ऐसा नहीं भी मालूम है फिर भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं? तो अगर हम इसको आपको फिर से बताएं तो पहला क्या तरीका है, निमोनिक्स लिखिए। ये क्या है पहले पहचानिए, 3D का है तो 3D का निमोनिक्स क्या होगा, सस्ती वाली कार में फे को नहीं कॉपर जिंक। फिर देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी ग्राउंड स्टेट में 6 होना चाहिए, बट क्रोमियम +2 में है तो कितना हो गया 4। तो अब देखिए किस में 4 पॉसिबल है, एक इसमें 4 है और एक इसमें 4 है, तो या तो ए का 3 होगा नहीं तो 2 होगा, तो ए का 3 नहीं तो 2। तो यहाँ से हम क्लियर नहीं कह सकते, बिकॉज हम मान के चल रहे हैं आपको 3d4 3d3 लिखना नहीं आ रहा, बट ये आना चाहिए, ये सारा हम उसमें डिस्कस किए हैं। तो मेरे पास और अच्छा क्राइटेरिया क्या हो सकता है, mn की बात करते हैं। mn में देखिए 7 होना चाहिए, बट +1 के कारण 6 हो गया, तो 6 किस में पॉसिबल है, इसी में पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं बी का 4 हो गया, बी का 4 इसमें दे रखा हुआ है और इसमें किसी में नहीं है, तो इसलिए आंसर 3 हो गया। इसी तरह आप सभी चारों को सॉल्व कर सकते हैं जिसको हम डिटेल में यहाँ डिस्कस किए हैं। तो आई बिलीव अगर हम फिर से इसको यहाँ डिस्कस करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, आप इसको यहाँ जाके देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा हुआ है। किस में मिलेगा आपको, IIT JEE मेन का PYQ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ ये दे रखा हुआ है। ये देखिए मोस्ट स्टेबल, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ज़्यादातर एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो स्टेबल की बात कर रहे हैं यानी एरोमेटिक होना चाहिए सिस्टम, और आपको मालूम ही है एरोमेटिक होने के लिए क्या चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो 202 गया, तो n का वैल्यू आ गया क्या 0, यानी इंटीजर आ गया, इसलिए एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक नहीं होगा, रादर एंटी एरोमेटिक होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ 4n+2 बराबर कितना हो गया 4, तो ये देखिए n का वैल्यू नॉन इंटीजर आ रहा है। लेकिन ये ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। बिकॉज एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, आपको इलेक्ट्रॉन के साथ साथ याद कीजिए कंजुगेशन भी चाहिए होता है, बट ये दोनों तो sp3 कार्बन हो गया, तो कंजुगेशन टूट गया। तो आई बिलीव आपको ये सब बेसिक्स मालूम होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन जब भी पूछे कि कौन सा स्टेबल है, आप कॉन्सेप्ट यही लगाइए कि किस में एरोमेटिसिटी है। या फिर एक क्वेश्चन जनरली ऐसे भी बनता है, इस तरह से आपको दे देगा, लाइक Br दे देगा, ठीक है, और आपका Ag के साथ रिएक्शन कराएगा, तो आप जानते हैं ये यहाँ से Br माइनस निकलेगा, तो यहाँ पर इस तरह से सिस्टम प्लस बन जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि किस केस में सॉल्वोलाइसिस बेटर होगा, अगेन बिकॉज इसमें सॉल्वोलाइसिस के थ्रू कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि एरोमेटिक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। वंस अगेन हम कैसे कह पा रहे हैं, बिकॉज ये PYQ में आपके दे रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन वेरी बेसिक NCERT, बस मालूम होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो पहले जितना भी फ्रीजिंग पॉइंट था उससे घट गया, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नैफ्थलीन इज एडेड टू बेंजीन, डिक्रीजेस बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? अब देखिए ये सब क्वेश्चन फर्जी क्वेश्चन है, बिकॉज जस्ट बेसिक्स है। देखिए पहले पकड़िए Al, यानी ये अल्डिहाइड हो सकता है, यानी चारों सही है। अब देखिए 2 इन है, यानी सेकंड पोजीशन पे आपका पाई बॉन्ड होगा, यानी नंबरिंग आपको अल्डिहाइड से करना है, तभी आपका Al दे रखा हुआ है। तो 1 2 2 पे पाई बॉन्ड है, गलत, 1 2 2 पे पाई बॉन्ड है, हाँ ठीक है, 1 2 2 पे पाई बॉन्ड है, ठीक है, 1 2 2 पे पाई बॉन्ड अभी भी है, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे,
4 पे मिथाइल, तो देखिए 3 4, 4 पे यहाँ है, यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, इसलिए इसका आंसर 2 हो गया। वंस अगेन सॉल्ट एनालिसिस, आपको ये पीडीएफ हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हुए हैं। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट, यानी एक सॉल्ट एक्स है जिसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखिए सॉल्ट एक्स है यानी Na2S है, जिसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे गैस बन रहा है H2S। तो क्या बन रहा है गैस, गैस इज फॉर्मिंग आवर H2S। और इसको किससे पास करा रहे हैं, लेड एसीटेट फिल्टर पेपर से। ये लेड एसीटेट है, इससे जब पास करा रहे तो क्या बन रहा है, लेड सल्फाइड PbS, ठीक है, जिससे जिसका ब्लैक कलर है। तो इट इज ए कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन, ध्यान दीजिए सल्फाइड यानी H2- की बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये जो ब्लैक कलर हो रहा है ये बेसिकली क्या है, ध्यान दीजिए सल्फाइड है। तो सल्फाइड होगा तो यहाँ सल्फाइड कहां से आ जाएगा, तो इसलिए फॉल्स हो गया, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आई मीन ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यहाँ सिली मिस्टेक क्या हो सकता है, आप जल्दबाजी में ITE नहीं पढ़े और हो सकता है आप ID के बेसिस पे मार दे कि हाँ ये तो मिल ही गया, ये तो मिल ही गया, डायरेक्ट मार देते हैं। इस तरह गलती मत कीजिएगा, ये सब सिली मिस्टेक होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो पूछा है और पहले जो पूछा था, लाइक 2021 में पूछ रहा है 24 फरवरी और इस साल पूछ रहा है 2024 में 30 जनवरी। दोनों में आप सिमिलरिटी देखिए। अगेन क्या है, आपका एसिड क्लोराइड दे रखा हुआ है, यहाँ एसिड क्लोराइड दे रखा हुआ है, बस यहाँ आर मेंशन नहीं किया बट यहाँ आर मेंशन किया, बट मेरा की कंसर्न है इससे, ठीक है। अब आप देखिए H2PDBaSO4, H2PDBaSO4, इससे ये बनता है एल्डिहाइड, और यहाँ एल्डिहाइड के बारे में भी दे रखा हुआ है। तो बताना है कौन सा नेम रिएक्शन है, रोजेनमंड। यहाँ आपको नाम से पूछ दिया है और यहाँ नाम नहीं दे रखा, यहाँ रिएजेंट बताना है। तो देख रहे हैं ना PYQ कैसे हेल्प कर रहा है, इसलिए PYQ का प्रॉपर एनालिसिस करते चलिए और साथ साथ NCERT पे पढ़ते चलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हम इसके मैकेनिज्म के डिटेल में नहीं जा रहे कि ये कैसे क्या हो रहा है, जस्ट आपको बता रहे कि इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपको बताया विनाइल मतलब क्या, जो sp2 कार्बन से लगा हो। तो देखिए ये sp3 से लगा है, गलत, क्योंकि हाइलाइट बताना है। ये sp2 से लगा है, करेक्ट। ये भी sp2 से लगा है, सो वेट कीजिए, ये sp3 से लगा है, गलत। बट विनाइल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि एक पाई बॉन्ड हो और उससे लगा हो, और ये बेसिकली फेनाइलिक हो गया। इतना पार्ट आप भले विनाइल कह सकते हैं बट एज अ होल सिस्टम ये फेनाइल हो गया। एज सच विनाइल का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड हो जिससे X लगा हो, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसी बात है तो हम कह सकते हैं ये एलाइलिक है। तो क्या हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं ये एलाइलिक है, बट हम लोग क्यों कहते हैं नहीं, ये बेंजाइलिक सिस्टम होता है। समझ आ रहा है ना कंफ्यूजन क्या हो सकता है। देखिए ये आपका लसैग्ने टेस्ट पर क्वेश्चन आया है, जिसमें कह रहा है कि जब आप हैलोजन का टेस्ट करते हैं, जब टेस्ट करने से पहले बेसिकली आप ऐसे समझिए, जब भी लसैग्ने टेस्ट करते हैं तो पहले हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट SFE, शॉर्टकट लिख रहे हैं। तो जब हमारे पास SFE रेडी होता है तो हम इससे बेसिस पर हम लोग नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं, हैलोजन का टेस्ट करते हैं, सल्फर का टेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जब हम लोग हैलोजन का टेस्ट करने जाते हैं तो टेस्ट करने से पहले इसमें हम लोग HNO3 ऐड कर देते हैं और फिर बॉयल करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसमें अगर सल्फर या आपका नाइट्रोजन मौजूद होगा तो हम उसको निकालना चाहते हैं, बिकॉज हमें जो टेस्ट करना है सिर्फ और हैलोजन का, अदरवाइज ये दोनों रहेगा तो ये इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए एसिड देते हैं, जिससे एसिड क्या करेगा, सल्फर के साथ Na2S और NaCN को हटा सकता है। अगर आप NCERT देखिए तो देखिए साफ साफ कह रहा है नाइट्रोजन और सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विथ नाइट्रिक एसिड to decompose cyanide or sulfide of sodium formed during Lissagine test. Why? Because this ion would otherwise interfere with silver nitrate for halogen. अगर आपको हम लैब मैनुअल की भी बात करें NCERT का, ये दूसरा यूनिट है, आई मीन यूनिट 7 ही है, बट ये ऑर्गेनिक वाला, तो इसका PDF हम अगेन टेलीग्राम पे दे देंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ कह रहा है, देखिए नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ रिएक्ट करके उसको गैस बना के हटा दे रहा है। तो अब देखिए फिर से क्वेश्चन, Na2S and NaCN are decomposed by nitric acid. क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए आपका P ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली पे है। इसमें क्या कह रहा है कि देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस, यानी अगर हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे आते हैं तो रेडियस बढ़ता ही है। बेसिकली न्यूज़पेपर आज सब भी का निमोनिक्स के थ्रू हम याद रखे हुए हैं, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा क्या है, कोवेलेंट रेडियस बढ़ना चाहिए।
सॉरी बढ़ना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि जब नाइट्रोजन से आप फॉस्फोरस पे आते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़ता है, लेकिन जब हम आर्सेनिक से बिस्मुथ तक आते हैं तो बढ़ता है बट उतना सिग्निफिकेंट नहीं बढ़ता है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, हम बताएंगे कैसे, वेट। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोवेलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ये जनरल टर्म की बात कर रहा है तो हम ट्रू है, बिकॉज अभी आपको जस्ट बताया क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, तो जनरल स्टेटमेंट है तो सेकंड ट्रू है। और फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्सेनिक से बिस्मथ तक बढ़ता है लेकिन कुछ खास नहीं बढ़ता है, तो ये भी ट्रू है, बट सेकंड इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर वन, बिकॉज कुछ खास नहीं बढ़ता है वो इस स्टेटमेंट से थोड़ी प्रूफ हो रहा है, उसका कुछ तो रीजन होगा। तो अब देखिए आप एनसीईआरटी, पहले अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, कोवेलेंट आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, स्टेटमेंट 2 की बात कर रहा है, सही है। देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, लेकिन आर्सेनिक से आप बिस्मथ आएंगे तो स्मॉल इंक्रीज करता है। स्टेटमेंट क्या है, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल इन हेवियर एलिमेंट। देखिए जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस आ रहे हैं तो क्या यहाँ डी ऑर्बिटल है, नहीं है, बट जैसे ही आर्सेनिक में आएंगे अब डी आ गया, इसमें आ गए, इसमें भी डी है, और बिस्मथ में डी के साथ साथ एफ भी आ गया। तो आप पढ़ते हैं कि डी और एफ क्या करता है, पुअर शील्डिंग करता है, पुअर स्क्रीनिंग करता है। यही रीजन है कि इसके कारण आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट भी देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए जो रीजन है बेसिकली ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट तो रीजन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू, बट सेकंड इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन 3। ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। बेसिकली आपको पहले सभी का हाइब्रिडाइजेशन मालूम होना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप शेप बता सकते हैं। पहले हम आपको क्लियर करते हैं से फॉर H2O के साथ। H2O का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता ही होगा, आई मीन हाइब्रिडाइजेशन आपको आ रहा है तो उसी को हम कर रहे हैं, तो 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2। इन केस आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, हम इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रख चुके हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिलेगा क्लास 11 बेसिक्स हाइब्रिडाइजेशन, तो वहाँ पर हम डिटेल में बताएं कि कैसे किसी का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। तो देखिए H2O का हो गया 4 यानी sp3। अब आप देखिए अगर हम बोले ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री मतलब हमें एज बताना है टेट्राहेड्रल, लेकिन अगर हम शेप की बात कर रहे हैं तो हमें हमेशा लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। कहने का मतलब H2O में कितना बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा, 2 बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड हो गया, तो बचा क्या, 2 लोन पेयर, बिकॉज 4 - 2 गिव यू 2, 2 हो गया लोन पेयर। तो जब आप स्ट्रक्चर बोलेंगे या ज्योमेट्री बोलेंगे तो ओवरऑल हमें बताना है, तो ये क्या हो गया टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप बताना है तो अब आप क्या कीजिए, इस दोनों को इग्नोर कीजिए, तो क्या हो गया एच एच, अभी हम नहीं लिख रहे हैं, तो आपको ये कैसा दिख रहा है, बेंट दिख रहा है, याद नहीं करना, फील कीजिए स्ट्रक्चर शेप, बेंट दिख रहा है, या इसको हम कह सकते हैं वी शेप भी, क्योंकि ये वी जैसा है, इसलिए H2O का बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, गलत गलत, आंसर इज 1। इसी तरह से आप सभी का क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। लाइक अगर BRF5 की बात करें तो 7 + 5/2 12/2 6 होना चाहिए, बट है 5, एक का कमी है, स्क्वायर पिरामिडल, ए का 4 ए का 4। इसी तरह से आप इन दोनों का भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, यानी की कंसर्न क्या है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, आपको मालूम होना पड़ेगा कि ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क है, अगर मालूम होगा तभी आप सही आंसर कर सकते हैं, नहीं तो आप गलती कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपका क्या बोल रखा है, बेसिकली इसका अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये यहाँ से ब्रोमामाइड सिंथेसिस पे क्वेश्चन बन रहा है, और आप देखिए 29 जनवरी का जब हम पेपर सॉल्व किए थे शिफ्ट 2 का, तो इसमें भी देखिए ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ऑल्दो ये यहाँ पर देखिए ये गलत दे रखा हुआ है, हम एक्सप्लेन भी किए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रोमामाइड के ऊपर पूछना चाह रहा है। यहाँ पर भी देखिए जब भी आप ब्रोमीन को मैग्नीशियम के साथ देंगे तो MgBr लग जाएगा, और MgBr है तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये हम लिख सकते हैं एज ए होल न्यूक्लियोफाइल। अब आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या दे रखा है, C डबल बॉन्ड O CO2, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, अटैक किया, ओपन किया, जिससे कि आपका बाद में जब H+ ले लेगा तो बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, हम इमिट कर देते सब, तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर निकल कर आएगा ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब देखिए NH3 ये हीट है, वंस अगेन NH3 न्यूक्लियोफाइल, हीट दे रखा हुआ है, और ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, अटैक करेगा इस तरह से, ओपन हुआ क्लोज हुआ, ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है प्रोटोनेट होकर -H2 निकल जाएगा, जिससे कि आपका क्या बनेगा, एमाइड बनेगा।
अब जैसे ही आपका अमाइड बन गया, आपको मालूम है Br2NaOH यहाँ से क्या करेगा, बीच का ये निकल जाएगा और आपका प्राइमरी इमीन बनता है, जो कि आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, तो इंटरमीडिएट अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो आप कह सकते हैं इसाइल नाइट्रीन कहता है, लेकिन जनरल टर्म में आप कह सकते हैं कि नहीं, चलिए नाइट्रीन बनता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में हम इसके बारे में बता भी चुके हुए हैं। तो देखिए वंस अगेन, ये इस साल का ही पूछ रहा है, लेकिन आप पहले का भी पेपर देखेंगे तो वहां पे भी हॉफमैन ब्रोमोमाइड पे क्वेश्चन आ चुका हुआ है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर लेक्चर का, वंस अगेन लैंथेनाइड के ऊपर बताना है कौन सा डायामैग्नेटिक है। फिर से हम आपको यही कहेंगे, IIT JEE मेन का PYQ का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखिए हम ऑलरेडी बता चुके हुए हैं लैंथेनाइड के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, एंड उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, जैसे हम यहाँ सॉल्व ही करा चुके हुए हैं कि ये डायामैग्नेटिक होगा। अगर हम आपको यहाँ फिर से अगर शॉर्ट में बताएं तो क्या करेंगे, फिर से निमोनिक्स, लानत है सेलेना, प्रीति, PR एंड पैमला तुम पे की सैम की यूरोपियन गड्डी में। अब देखिए हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें मिल ही गया लानत और सेलेनियम। लानत यहाँ है, सेलेनियम यहाँ है, और आपको याद कीजिए हम बताए थे S2 सभी में जाएगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कीजिए 3 से स्टार्ट करते थे, तो 3 4 5 6, तो 3 होना चाहिए, और पहला 2 में D1 तो 2 और 1 3 हो गया, हाँ 3 हो गया। इसमें देखिए S2 हो ही चुका है, D1 हो चुका, बचा एक, तो एक F1 ही होगा। तो हमें बताना है +3 के फॉर्म में, तो +3 में ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी क्या हो गया डायामैग्नेटिक। इसी तरह आप इन तीनों का भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इस लेक्चर में नहीं करा रहे बिकॉज हम जैसा कि आपको बताएं हम यहाँ ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही कुछ 15 क्वेश्चन थे जो हम आपको करा दिए, बाकी 15 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करा देंगे। सो आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।